हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, कैसा रहेगा अगर दिल्ली पुलिस पर लगातार आपको मैं बीच बीच में जागरूक करने आता रहूं तो? क्योंकि आपको भी मालूम है कि समय लंबा है, 6 महीने हैं आपके एग्जाम में, 6 से 6.5 महीने, नवंबर दिसंबर में जैसा एसएससी का कैलेंडर कहता है कि एग्ज़ाम होगा। और जो अब तक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का रिकॉर्ड अब तक रहा है एसएससी के मायने में, तो वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जो इन्होंने डेट दी है शुरुआती कैलेंडर में और फिर वो मतलब एग्जाम की डेट हटी हो। हालांकि फॉर्म की डेट हटी पिछली बार, पर एग्जाम डेट कभी नहीं बदलती है। तो ये हम 2020 से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो आप ये मान लीजिएगा कि एग्जाम डेट अगर इन्होंने नवंबर दिसंबर लेटेस्ट कैलेंडर में दी है तो वहां पर पूरी संभावनाएं हैं कि एग्जाम हो जाएगा। वीडियो लेकर के इसलिए आया हूं क्योंकि कल आने थे एसएससी सीपीओ के फॉर्म, जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज थी। तो जो न्यूज़पेपर ने हेडलाइन बनाया वो यही बनाया कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म अब लेट हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस नहीं है, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है और वो एसएससी सीपीओ है। केवल दिल्ली पुलिस की ही वैकेंसी नहीं है, उसमें सबकी है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ। उसको देखते हुए बच्चे ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि जब सीपीओ ही लेट हो गई तो उसकी जो बादगी आने वाली हैं वो तो वैसे ही लेट हो जाएंगी। आप सोचो ना कि इससे पहले जब अपडेटेड नहीं था कैलेंडर, अपडेट होने से पहले ये फॉर्म, सीजीएल के फॉर्म आने थे अप्रैल में, जो मई में आ रहे हैं। तो अप्रैल में आने थे और अपडेटेड, और ये जो आपका दिल्ली पुलिस के फॉर्म थे ये आने थे सितंबर अक्टूबर में, है ना, याद है आपको? और हुआ क्या कि अपडेटेड कैलेंडर आया तो जरूरी है कि हाँ, सीजीएल के फॉर्म तो थोड़े लेट हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस के फॉर्म और पहले ही हुए हैं लेट होने के बजाय। इसका मतलब सीधा सीधा एक है कि दिल्ली पुलिस सब कुछ एसएससी को सबमिट कर चुकी है फॉर्म निकालने के लिए। बस अब अपने एसएससी जो है अपने कैलेंडर को फॉलो करते हुए उस चीज को निकाल देगी। क्योंकि ये मैं क्यों कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस अपनी वैकेंसीज वगैरह सब कुछ भेज चुकी है, अपनी तरफ से भी एक नोटिफिकेशन भेजना होता है दिल्ली पुलिस को, फिर एसएससी अपने हिसाब से उसमें जो जो चेंजेस हैं, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस ही तो बताएगी ना कि मैं फिजिकल में हमें क्या क्या कराना है। दिल्ली पुलिस ही बताएगी एग्जाम किस किस तरीके से लेना है, मतलब क्या क्या आना चाहिए एग्जाम में, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है इन बच्चों से। कंप्यूटर की ज़रूरत है तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस होने चाहिए, ये दिल्ली पुलिस ही बना करके देती है। उसके बाद एसएससी जो टर्म्स कंडीशन फॉर्म भरने की, इस तरह से फॉर्म भरना है, ये वो सब कुछ एसएससी सेट करती है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो दिल्ली पुलिस शायद अपना सब कुछ दे चुकी है। उसका कारण ये है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये तक बता दिया है कि एचसीएम के कितने पद दिए हैं हमने, एडब्ल्यूटीपीओ के कितने पद दिए हैं, कांस्टेबल के कितने पद दिए हैं, ड्राइवर के कितने पद दिए हैं। ये कहाँ से बता दिया है? ये आपको मालूम होगा, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने कुछ दिन पहले वीडियो किया था, तो उसमें साफ साफ ये बता दिया गया था कि किसके कितने पद आने वाले हैं। क्योंकि सीपीओ के फॉर्म जो कल आने थे, अब वो हो सकता है इस महीने में किसी और डेट को आए, हो सकता है और भी आगे चली जाए डेट, वो अन्य अन्य कारण हो सकते हैं। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी सब इंस्पेक्टर सीपीओ का फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है और उस हो सकता है उस रिजल्ट को देने के तुरंत बाद फॉर्म आए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार 212 वैकेंसीज आपको देखने को एसएससी के कैलेंडर में मिलेंगी। हवलदार की 404, जो मिनिस्ट्रियल वाला एचसीएम जिसको बोलते हैं, एडब्ल्यूटीपीओ ये 441, सिपाही ड्राइवर 633, सिपाही 5293, और ये एमटीएस की वैकेंसी पिछले 3-4 साल से ऐसी की ऐसी है 1020, जिसका अभी कोई तय पाई नहीं हुई है कि भैया कहाँ आनी है, कैसे आनी है। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में उन्होंने बता दिया एसएससी कैलेंडर के हिसाब से ही विज्ञापन कब आएगा और परीक्षा संभावित तिथि कब है। ठीक है, तो ये एसएससी का कैलेंडर ही दिल्ली पुलिस ने अपना छपवा दिया है, किसमें? दिल्ली पुलिस के इस पदों के साथ। पर ये जानकारी आपके पास नहीं थी तो ये, या मेरे पास भी नहीं थी, तो ये हमें न्यूज़पेपर से ही पता चली। तो ये जरूरी सी बात है कि दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिसर ने ही इनको बताया होगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो भाई बात यह है कि मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं, तो ये आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस के कैलेंडर में 12, एसएससी के कैलेंडर में जो अपडेटेड कैलेंडर है, 12, 13, 14, 15 कॉलम दिल्ली पुलिस की इन चारों भर्तियों से संबंधित है जिनका मैं नाम ले रहा हूं।
सब इंस्पेक्टर को छोड़कर। सब इंस्पेक्टर सीपीओ के अंडर आएगी, ठीक है, इसलिए वो यहां नहीं है। तो अगर मैं देखूं कि भाई इसमें सबसे पहले, अब आप ये सोचते होंगे कि सर ड्राइवर की सबसे पहले दी हुई है तो क्या ड्राइवर ही पहले आएगी? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबके आगे ना ये डेट सेम दे रखी है, ये डेट सेम है, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ऊपर के क्रम में है वो पहले ही आनी है। और भाई अब तो एसएससी का देखिए, ये जो चीजें हैं, अगर ये होती है जुलाई में आएगी, जुलाई अगस्त, ये अगस्त सितंबर, तो ये माना जा सकता था कि ये इसी क्रम में निकलने वाली हैं। अब ये हो सकता है 2-2, 4-6, 6-6 दिन के अंतर से भी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिले। और इन सब का ये संख्या के आधार पर है कि वो कितनी संख्या में फॉर्म आएंगे। तो इस तरह से एसएससी ने इसको नवंबर दिसंबर पूरा रिजर्व कर लिया है दिल्ली पुलिस के लिए, है ना। दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए एसएससी ने अपना नवंबर दिसंबर रिजर्व कर रखा है। अब अगर मैं देखूं भाई, इसकी वजह से बच्चों में एक असमंजस की स्थिति जरूर आई है। वो असमंजस ये कि कल की डेट का, ये 16 जून का, ये शाम को पूरे दिन बच्चों ने इंतजार किया कि एसएससी सीपीओ के फॉर्म 16 जून, जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी आएगी, ये रही, ठीक है, जिसको सीएपीएफ बोलते हैं। तो भाई इसके फॉर्म 16 जून को आने थे। 1 सितंबर से 6 सितंबर इसका सीबीटी 1 यानी एग्जाम भी होना है। तो एग्जाम डेट भी क्या सर, ये अगर डेट हटी है फॉर्म की, तो क्या एग्जाम डेट भी हटेगी? हाँ, अगर फॉर्म की डेट 10-15 दिन से ज्यादा डिले हुई तो निश्चित तौर पर यह भी बदलनी पड़ेगी। और यह बदलने का मतलब है कि एसएससी के कैलेंडर में बहुत सारे परिवर्तन, क्योंकि सब कुछ पैक किया हुआ है उन्होंने एग्जाम की दृष्टि से। इसके पहले भी एग्जाम है, इसके बाद में भी एग्जाम्स हैं। तो ये बहुत मुश्किल एसएससी के लिए हो जाने वाला है अगर इन्होंने इसको बहुत लेट कर दिया। तो बहुत लेट कर दिया तो मतलब वो लेट होगा और वो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत लेट नहीं होने वाला है। तो अब आप, ये इन्होंने जो दिया है इसमें किसी तरह की कोई डेट नहीं खोली है, बस ये बता दिया है कि कुछ रीजंस से, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं जिनकी वजह से ये 16 जून को नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। अच्छी बात यह है कि जिस दिन बच्चे इंतजार कर रहे थे, शाम को उन्होंने ये भी बता दिया कि ये आज नहीं आएगा और कुछ जो है दिनों बाद आएगा, ठीक है। तो बस अब बच्चे वेट ना करें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, कुछ चीजें जिन पर बात करने वाला हूं, जिसके लिए वीडियो बनाया है। तो उन चीजों पर आ जाते हैं बच्चों कि क्या है ओटीआर मामला। ये बड़ा चर्चा में है ओटीआर मामला, अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर जानो। ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब एसएससी का जब भी आप कोई न्यू फॉर्म भरते हैं, सुन लीजिए कि अगर आप एसएससी का पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपके पास लॉगिन आईडी होते हैं आजकल, ठीक है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड वो एसएससी की साइट सबसे पहले मांगेगी। अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा है तो उसको डालते ही आपकी पुरानी डिटेल्स सारी उठा लेता है वो, और वो आती है किससे? ओटीआर से। क्योंकि जो पहली बार आप फॉर्म भरते हैं तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल्स सारी आप डाल देते हैं, तो वो ही ओटीआर है। और इस ओटीआर में ये बोला गया था कि भाई देखो, हम बोल नहीं रहे हैं कि आप आधार कार्ड लगाओ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप कहीं भी कंपलसरी नहीं कर सकते आधार कार्ड, ठीक है। पर ये हम बोल नहीं रहे हैं कि आप आधार कार्ड लगाओ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस याद रही होंगी, बोल भी नहीं सकते। लेकिन ना बोलकर भी सब कुछ उन्होंने बोल दिया कि आधार कार्ड ही आपको लगाना पड़ेगा, और आधार कार्ड नहीं लगाओगे तो 2.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना, सारी चीजें चेक कराना, तब जाके एंट्री मिलेगी। और अगर आपने आधार कार्ड लगा दिया तो आप बिल्कुल एग्जाम टाइम पर भी, अगर गेट भी लग गया, अंदर भी आपको नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे लेट सेट भी हो गए, तो आप कहना मेरा ओटीआर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड, फटाक से आपको एंट्री मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को मजबूर कर दिया कि आपको आधार कार्ड ही लगाना पड़ेगा। और ये एसएससी ने बाकायदा नोटिस निकाल करके बताया था कि इसमें आधार कार्ड, अब पहले जब 2 तारीख तक तो क्या हो रहा था कि इस आधार कार्ड को आप यूं ही अटैच कर सकते थे। अब क्या हो गया, 2 जून के बाद जिन लोगों ने आधार कार्ड उस टाइम अटैच नहीं किया, अब जो करेंगे, अब आपको आधार ओटीपी यानी आधार वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट कैसे होता है कि आपने आधार नंबर डाल दिया,
फिर वो वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, फिर जो आपने आधार में अपना मोबाइल नंबर लगा रखा है उस पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी उसमें डालते ही आपका आधार वैलिडेट, यानी आप सही आदमी हो, जिसका आधार लगाया गया आप ही हो वो, अब हम मानते हैं। तो ये आधार वैलिडेट होता है। अब इसमें क्या किया कि 31 मई तक इन्होंने बोला था कि जिसके भी ओटीआर में, ओटीआर है बेसिक डिटेल, उसमें कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करता, कैटेगरी वगैरह सब वहीं भरवा लेगा। अब अगर आपने कोई भी डिटेल अपनी गलत भर दी है तो 31 मई तक इसे सही कर लीजिए। मैंने भी वीडियो बनाई थी, शिवम सर पे भी वीडियो बनवाई थी और चीख चीख करके बोला था कि भाई 31 मई तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी कमी है प्लीज चेक कर लो। कोई नाम की स्पेलिंग में दिक्कत है, कोई फादर नेम की में दिक्कत है, कोई कैटेगरी चेंज करनी है, कुछ भी करना है तो आप ओटीआर में चेंज कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगा। पर कुछ बच्चे रह गए जो ओटीआर में चेंज ही नहीं कर पाए। देखिए, जो पहली बार फॉर्म भरेगा कोई दिक्कत नहीं है, ओटीआर में जो डिटेल भरी जाती है वो सब सही है, आधार वैलिडेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप आज भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ओटीआर कब करें सर, फॉर्म आए तब करना है? नहीं, आप आज भी चाहो तो एसएससी की साइट पे ओटीआर जाकर के कर सकते हो, फॉर्म आए तब कर सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है। एसएससी को अपनी डिटेल देनी है, ओटीआर का मतलब ये है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब बात रही उन बच्चों की कि जो सर अब कैटेगरी चेंज का ऑप्शन है, दिक्कत है वहां सबसे ज्यादा। सर मेरी नाम भी सही है, मेरा फादर नेम की स्पेलिंग सही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है और फलाना फलाना सारी डिटेल सही है, बस एक दिक्कत हो गई। पहले मैं जो कैटेगरी में आता था, पहले मैं उसमें जनरल भरता था, लेकिन अब मेरा ईडब्ल्यूएस बन गया है, लेकिन अब मुझे कैटेगरी चेंज करके ईडब्ल्यूएस करनी है। या मैंने पहले ईडब्ल्यूएस भर दी थी और अब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन नहीं रहा तो मुझे जनरल करना है वहां पर। तो ये कैटेगरी का बच्चा ज्यादा परेशान है। तो इस कैटेगरी के लिए क्या हुआ कि ये बच्चे एसएससी हेड ऑफिस तक चले गए और एसएससी हेड ऑफिस पर एप्लीकेशन भी लिख करके आए हैं कि भाई ये देखिए, एप्लीकेशन में ओटीआर से संबंधित, ओटीआर में एडिट करके लिए एसएससी को एप्लीकेशन तक दे डाला। तब उस टाइम जागरूक नहीं हुए, ये गलती इन बच्चों की थी। पर बच्चे गलती होती भी है, पर उसका समाधान तो एसएससी को ही करना पड़ेगा। केवल इस गलती से एग्जाम से छूट जाए ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं होना भी नहीं चाहिए। ये तो इसकी ऐसी मिस्टेक तो नहीं है कि भाई ये जो है अब तू एसएससी के नजर में खत्म ही हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब को और ये रिसीविंग भी है, ये रिसीव भी करा करके आए हैं इस डेट में 16 जून को ही, कल ही ये रिसीव कराई है। तो यहां पर क्या जवाब मिला? यहां पर ये जवाब मिला, ठीक है भाई बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, हम इस पर कुछ करेंगे। हालांकि कोई ठोस जवाब, कोई लिखित में, देखिए ठोस जवाब वो होता है जब एसएससी की साइट पर ही वो कह दें कि भाई ओटीआर में अभी हम एडिट करवाने का सोच रहे हैं, इसमें कुछ समय लगेगा, आप कुछ वेट कर लीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ठोस जवाब है। लेकिन उन्होंने बताया कि भैया एसएससी पे, वो कर्मचारी ही बता देते हैं ना, एसएससी पे अगर दबाव बनाया ना कोई ट्विटर वीटर काम नहीं करता। अब हम आगे एसएससी जीडी में भी यही करेंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा ना उनका, तो अब यही करेंगे। तो वो बता दिया यहां से फर्क पड़ेगा एसएससी पे। ठीक है, किसी भी धरने वरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सीपी ग्राम पोर्टल है, यूज कैसे करना है, कैसे इस पे कंप्लेंट दर्ज करनी है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, देख लेना। सीपी ग्राम पोर्टल आप ऑनलाइन जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे तो वहां खुल जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करना होता है कि अपनी शिकायत आप एसएससी को सीपी ग्राम पोर्टल पे करो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे चीजों के लिए चलाया हुआ है, इस पर ये पब्लिक से सीधी जुड़ती है सरकार। ठीक है, और आपको प्रॉपरली यहाँ जो टिकट नंबर या कुछ इस तरह का जनरेट होता है और आपको आपकी कंप्लेंट का वो भी बताया जाएगा कि हाँ कि सही चल रही है, सही जगह पहुंच गई है, सबमिट हो गई है, इस पे ये एक्शन हो गया, ये नहीं हुआ है। एक प्रकार से आरटीआई टाइप हो गया है। आरटीआई में आप क्वेश्चन पूछते हो, यहां कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां हमारी समस्या है, शिकायत है, सुझाव है, ये इसको देने के लिए है। ठीक है, तो आप इससे सीधा आप एसएससी को टारगेट कर सकते हो। तो यहां पर जरूर लिखें अगर आपको ओटीआर जैसी संबंधित कोई समस्या है तो। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिल गया। जी हाँ,
अब आगे की बात करता हूं। देखो ये बड़ा पॉइंट था बच्चों, इसलिए मैंने बहुत एक्सप्लेन करके समझाया है। ठीक है, ओटीआर से संबंधित अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने बताया जिनके में एडिट करने की दिक्कत थी, जिनको नया ओटीआर करना है वो कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। जिसके ओटीआर में आधार वैलिड नहीं है वो अभी भी कर सकता है, जाकर के आधार ओटीआर अपना वो रजिस्ट्रेशन खोलेगा, उसमें आ जाएगा एडिट का ऑप्शन, आधार वैलिडेट का सीधा सिंपल कर दोगे। लेकिन एडिट का सिर्फ आधार वैलिडेट करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए वो बच्चे वहां तक पहुंच गए। क्लियर? चलो, दिल्ली पुलिस में पद बढ़ने की संभावना है। बच्चों देखो, आप कहते होंगे सर ऐसे यूपी पुलिस में या और आपने पुलिस देखी होंगी कि पहले इतने पद, या लेखपाल में आपने देखे होंगे इस तारीख तक इतने पद हो गए, कुछ लेट आएगी वैकेंसी, क्योंकि ये तो जो अभी दिल्ली पुलिस में जो मैंने पद दिखाए थे ये तो पुराना न्यूज़पेपर हो गया सर, ये तो कितने 2 महीने 1.5 महीने का न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, अब वैकेंसी आएंगी, मान लीजिए अगस्त में सितंबर में वैकेंसी आने की संभावना है। भाई जुलाई अगस्त सितंबर तब तक तो और भी 2-3-4 महीने हो जाएंगे। फिर ये जो 5293 वैकेंसीज हैं कांस्टेबल के लिए या हेड कांस्टेबल के लिए 400 कुछ वैकेंसीज दे रखी हैं, या ड्राइवर के लिए जो वैकेंसीज दी हैं इनमें तो वृद्धि होगी। भाई देखो, ऐसी संभावना मैं इसलिए कम कहूंगा क्योंकि देखो आपके लॉजिक बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि आपने ऐसे स्टेट्स में होते हुए देखा है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो तय करती है ना बच्चों, पहली बात तो ये एसएससी को भेज दिया गया होगा, और अगर भेजा भी होगा तो दिल्ली पुलिस ऐसे तय करती है कि 31 दिसंबर 2025 चल रहा है ना, इस तक दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसीज, कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, ये पूरा वर्क करके देते हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक जितने लोग रिटायर हैं, जितनी खाली वैकेंसीज हैं, उन दोनों को जोड़ते हुए नई वैकेंसीज दीजिए। तो इस तरह की डेट, अब मान लीजिए आपकी 2 महीने बाद वैकेंसी जाए, मान लो जुलाई में अगस्त में आपकी और सितंबर में आए, तो फिर क्या होगा? तब भी तो यही होगा कि इस डेट तक कितनी वैकेंसीज दिल्ली पुलिस के पास बन रही हैं। या तो ये डेट ही बदल जाए भाई 30 जून 2026 तक, क्योंकि तब तक कोई वैकेंसी नहीं आनी, ये 31 दिसंबर 2026 तक की बता दो हमें, तो फिर तो वैकेंसीज ऑब्वियस सी बातें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी हमें ये जानकारी ही नहीं है। सच्ची बात यह है कि ये जो 5293 वैकेंसीज या हेड कांस्टेबल के लिए 400 वैकेंसीज या ड्राइवर के लिए 600 कुछ वैकेंसीज, ये किस तारीख तक इन्होंने दिया है। अगर ये तारीख पता हो फिर वो बदल जाएगी तो फिर तो बढ़ेंगी वैकेंसीज, वरना तो ये बढ़ने के चांसेस नहीं रहते दिल्ली पुलिस के केस में। समझ में आ गई बात? चलो, तो मैं अब आपकी संभावना का एक मैंने तार्किक उत्तर दिया है। अब आप इस बात को आप कहो कि सर स्पष्ट नहीं हुई, तो स्पष्ट जितनी मुझे है, जितनी अभी दिल्ली पुलिस को तो शायद होगी कि उन्होंने बताया कि भाई कितने तक, किस डेट तक वैकेंसी, या तो मैं आरटीआई में पूछूं कि किस डेट तक आपने वैकेंसीज भेजी हैं, तब तो मैं शायद क्लियर कर पाऊंगा कुछ। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि भैया कुछ इंटरनल डिपार्टमेंट से पूछूं, पर मुझे नहीं लगा कि मैं इस चीज के लिए प्रयास करूं इंटरनल डिपार्टमेंट से कि भाई ये वैकेंसी 100-200 बढ़ेंगी या नहीं। ठीक है, वो कोई कायदा वाली बात नहीं लग रही, पर फिलहाल मैं ये कहता हूं कि ये अगर इस तरह से हैं तो वैकेंसीज के चांसेस कम होते हैं बढ़ने के। ठीक है, अगस्त में आ सकते हैं कांस्टेबल के फॉर्म, जुलाई अगस्त सितंबर दे रखा है। सबसे जो प्रायोरिटी और सबसे ज्यादा फॉर्म की वैकेंसीज है वो इसके अंदर कांस्टेबल आती है, तो इनकी प्रायोरिटी कांस्टेबल की ही रहेगी कि इसको एक तरीके से, यानी देखिए बच्चे, अगर आपने पहले से ही कोई फॉर्म चल रहे हैं, चाहे वो एचसीएम के चल रहे हो, चाहे पहले मान लीजिए ड्राइवर के निकाल दें, या जिस क्रम में है उस तरह से निकाल दें, तो फिर ये रहता है कि यार उनको निकाल देंगे और फिर बीच में मान लो ये भी निकालने पड़े 10 दिन 15 दिन बाद, तो पूरी साइट हैंग हो जाएगी। तो पहले ये चाहेंगे कि इसको सही से चलाया जाए। मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं, क्योंकि उनके आने से साइट हैंग नहीं होगी पर इसके आने से साइट हैंग हो सकती है। तो इसको जो कांस्टेबल के साइट से, कांस्टेबल के लिए साइट्स को अच्छे से तैयार किया जा सके, क्योंकि इसमें फॉर्म 30 से 35 लाख के बीच में फॉर्म की उम्मीद रहती है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो एक बहुत बड़ा नंबर है एसएससी के लिए। और जो एसएससी के एग्जाम है, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, उनमें होते हैं लगभग इतने फॉर्म।
तो ये उतना ही बड़ा एसएससी के लिए एक सेगमेंट है, तो इसके लिए तैयारी अलग से लगेगी। तो ये कोशिश रहती है कि भैया ये डिस्टर्ब दूसरी चीजों को ना करें। अगर इनमें उन्होंने उसके निकाले, या तो वो 3 फॉर्म की मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि वो 3 शायद एक साथ 5-5, 4-4 दिन के गैप से आएंगे, पर ये थोड़ा गैप रखेगा। या तो ये बिल्कुल पहले ले लिए जाएंगे, हो सकता है ये बिल्कुल लास्ट में लिए जाए। तो ये मतलब या तो जुलाई में भी पूरी उम्मीद है, या फिर ये सितंबर में जाए, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। हालांकि ये मैंने अगस्त की बात लिख दी है यहां पर अभी मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने बोला कि या तो ये शुरू में आएंगे या लास्ट में आएंगे, बीच में इनको नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक बड़ी वैकेंसीज है। पर इतना जरूर है कि भाई जुलाई टू सितंबर के बीच में ही फॉर्म देखने को मिलेंगे। एज की कैलकुलेशन कब से होगी, ये बड़ा डाउट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। पर ये मैं देखिए एसएससी के आप जितनी भी वैकेंसीज देखोगे, आज सीजीएल के फॉर्म आपके आ रहे हैं या सीपीओ के भी आप देखोगे, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस के केस में बता रहा हूं, और दिल्ली पुलिस अलग से वैकेंसी निकाल रही है एसएससी। दिल्ली पुलिस अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो दिल्ली पुलिस ने एक नोटिफिकेशन भेजा होगा ना एसएससी के पास, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। ये मत मानना, क्योंकि ये तो एक कट ऑफ डेट होती है एसएससी में, तो भैया 1/8 है, 1 अगस्त है कट ऑफ डेट, ऐसे दे देते हैं ये तो। या अगस्त के बाद कोई फॉर्म आता है तो फिर ये ऐसे कह देते हैं कि 1 अक्टूबर है। तो क्या ऐसा हो जाएगा दिल्ली पुलिस के फॉर्म सर जुलाई में आ जाएंगे तो मेरी एज हो जाएगी, सितंबर में आएंगे तो नहीं होगी? बेटा ऐसा नहीं होता है। दिल्ली पुलिस का चाहे एसएससी को दिया हो आज तक, चाहे खुद ने कराया हो, दिल्ली पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप मिला लेना मेरी इस बात को, बहुत अनुभव के साथ बता रहा हूं कि अगर 1 जनवरी, बहुत बार बताया भी आपको, फिर बता रहा हूं कि 30 जून के बीच में अगर फॉर्म आते हैं दिल्ली पुलिस की, कांस्टेबल की बात कर रहा हूं स्पेशली, और बाकी भी जो अलग अलग वैकेंसीज होंगी एचसीएम वगैरह, सब में यही रूल फॉलो होगा कांस्टेबल की। देखिए 1 जनवरी से अगर 30 जून के बीच में फॉर्म आते तो हमेशा जो एज वो 1 जनवरी को ही मांगी जाती है, उसी साल जिस साल फॉर्म आ रहे हैं 1 जनवरी को, एज ऑन 1 जनवरी होगा। लेकिन अब चूंकि फॉर्म तो आ रहे हैं 30 जून के बाद ही आएंगे, जुलाई में आएंगे, अगस्त में आएंगे, सितंबर में आएंगे, कभी भी आएंगे, तो फिर जो एज काउंट होती है, यानी 1 जुलाई से अगर फॉर्म आते हैं 31 दिसंबर के बीच, 31 दिसंबर के बीच, ये तो सेकेंड हाफ हो गया है। तो इस दौरान एज हमेशा जो आज तक मांगी गई है, क्योंकि एसएससी के तो पहले भी कट ऑफ डेट चलती थी, तो 1 जुलाई को ही एज मांगी जाएगी अब तक जितना भी रिकॉर्ड रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि जो एज की काउंटिंग इस बार भी होगी वो 1 जुलाई को ही होने जा रही है। ठीक है, इसमें अभी तक आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे एसएससी खुद से निकलवाएं ये वैकेंसी, चाहे खुद न निकालें, क्योंकि अब तो एसएससी से 2016 से तो एसएससी से ही आ रही हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज, तो तब भी यही रूल फॉलो हुआ है। ठीक है, अब मैं डीएल की शर्तें बता देता हूं, समझ में आई? भाई एज तो पता ही है ना, फिक्स 18 साल न्यूनतम, 25 साल मैक्सिमम, जनरल ईडब्ल्यूएस सबके लिए, और लड़का हो या लड़की, पहले अलग अलग होती थी लड़का लड़कों की, पर अब एक ही है 18 से 25, और ओबीसी हो तो 18 से 28, एससी एसटी हो तो 18 से 30 साल तक, ये एज होती है। डीएल की शर्तें, ड्राइविंग लाइसेंस, एक बात दिमाग में रख लें, फीमेल को कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता, चाहे किसी भी कैटेगरी की है, और मेल को चाहिए होता हर किसी को। अब ड्राइविंग लाइसेंस 2 तरह का होता है, एक हैवी एक लाइट। तो हैवी तो ड्राइवर की भर्ती के लिए चाहिए, और यहां लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, एलएमवी चाहिए आपको, डीएल एलएमवी चाहिए, एलएमवी। अब एलएमवी भी 2 का है, बाइक और कार, एक होता है बाइक और एक होता है कार, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा मिलेगा, देख लेना आप। एक होता है बाइक और कार दोनों, तो भाई एक तो इसमें बीच में और लिखा रहता है, अंग्रेजी का और का मतलब होता है या, और आप दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में देखोगे ना तो ये वाला और लिखा रहता है, बाइक या कार का। तो यानी बाइक का भी चल जाएगा, कार का भी चल जाएगा। इसमें
किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा डाउट रहता है कि सर डीएल कब का बना हुआ होना चाहिए, कितना पुराना, पुराना नया कुछ भी नहीं चाहिए, आप आज अप्लाई कर दो। देखो मेरी बात सुनना, अगर आपकी एज 18 साल, कौन लोग अप्लाई नहीं कर रहे दिल्ली पुलिस के फॉर्म के इच्छुक भी हैं, तो वो नहीं भर कर पाते जिनकी एज अभी नहीं हो रही। 1 जुलाई को फॉर्म आएंगे ना, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूं, 1 जुलाई को अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आज अप्लाई कर दो। 1 जुलाई को एज होगी तो 1 जुलाई को कर देना, 18 साल जब भी हो रही है तो भाई आप अप्लाई कर दो। 6 महीने के अंदर आपका डीएल बन के आ जाता है, क्योंकि 3 महीने की लर्निंग वगैरह कटती है और बेसिक रूल सब जगह यही है, और 6 महीने के अंदर अंदर आपका डीएल बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और ये सिर्फ आपको फिजिकल के टाइम पे चाहिए। कब? और फिजिकल मैं आपको बता दूं, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, 2 महीने रिजल्ट में लगेंगे, कम से कम बता रहा हूं ये, फरवरी मार्च। और अगर बहुत जल्दी भी फिजिकल लिए, वैसे तो होने नहीं, बहुत जल्दी भी हुए तो अप्रैल मई, तो अप्रैल मई में आपको डीएल चाहिए। उस दिन भी आपके हाथ में हुआ, चाहे ताजा ही आरटीओ से लेकर के आए हो, चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है कि उसमें, या कैट का है, इनमें से कोई सा, मैं अभी कंफ्यूज हूं इसमें, पर उन्होंने साफ, क्योंकि बच्चों को ये एक बार पहले मांगती थी दिल्ली पुलिस कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। फिर वो बच्चे कोर्ट गए, फिर कोर्ट ने कहा कि यार आपको इनकी गाड़ी तो चलवानी है, इनको चीजें चलानी आनी चाहिए, तो आपको फिजिकल पे जब आप डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो तभी आपको दे दिया, तो इसका मतलब तब तक ये एलिजिबल है, इनको चीजें चलानी आती हैं। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तब मांगते हो, जुलाई अगस्त, वो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने के टाइम पे होना चाहिए। लेकिन डीएल को आप जब डॉक्यूमेंट चेक करो जो होते हैं फिजिकल के टाइम, तब तक का मानो। और ये माना इन्होंने, उस टाइम पे भी बच्चों को मौका मिला था। और भाई अब ये रूल बन गया दिल्ली पुलिस का, ये लिख के आएगा स्पेशली कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल आपके हाथ में होना चाहिए ये ड्राइविंग लाइसेंस, बस इतना। ठीक है, तो क्लियर है डीएल की सारी कंडीशंस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट रहेगा। यदि आप तैयारी शुरू कर चुके हैं तो किस तरह से पढ़ें? अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है मेरे भाई, आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रायोरिटी है, देखिए वो चीजें रहती है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड कंप्यूटर, ये चीजें होती हैं बस। ये आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ये आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ये आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटा आपको मिलता है, इतना आप सबको पता होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और मेरे भाई इसमें ना, इसको बच्चे सोचते हैं कि 15 नंबर का है, बहुत ज्यादा ध्यान मत दो मेरे भाई। रीजनिंग ऐसी चीज है, इसको हर बच्चा पूरे में से पूरा करता है, और जो नहीं करता वो तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना, तो ये पूरी होती है हर बच्चे की। 1-2 क्वेश्चन किसी का गलती से गलत होता है, वरना 24-25 यही स्कोर मिलेंगे आपको। कंप्यूटर जब से शिवम सर ने पढ़ाना शुरू करा है ना, तो इसमें बच्चे भी 9-10 9-10 8 भी कम माने जाते हैं। 8 से 10 के बीच बहुत आसानी से नंबर आ जाते हैं। एमएस एक्सेल और वर्ड आपने बहुत बढ़िया से कर लिया तो 8-10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 2 ही चीजें जो बहुत अच्छे से आपको करनी है, और वो शिवम सर को बहुत अच्छे से आती हैं। अब उनको पता है कैसे बच्चों के 8-10 नंबर लवाने, तो ये भी, तो ये दोनों चीजें मेरिट पर। अब आप कहो सर इसमें कोई 5 कर आया, तो बेटा वो तो गया गड्ढे में, फिर नहीं होना सिलेक्शन। मैंने इसमें 8 से 10 बोला तो वही स्कोर अच्छा है, मैंने इसमें 23 से 25 बोला तो वही स्कोर अच्छा है। इसके बीच में इससे नीचे अगर गए तो कम है, इससे नीचे अगर गया तो कम है। अब बात बचती है मैथ और जीएस की, यही 2 चीजें जिनसे सिलेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बच्चे इतना ही करते हैं। अब बात भाई, अब आप कहो कि सर मैं एक न्यू हूं, फ्रेशर हूं, तो मेरे भाई सबसे पहले इसको करके फेंक दो, फिर इसको करके फेंक दो। अगर आप फ्रेशर हो, बहुत आसानी से हो जाती हैं चीजें। और अगर आप साइंस मैथ साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो इसको साथ साथ लेकर के चलो, सबसे आसान चीज आपको फिर ये लगने वाली है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए सबसे मुश्किल चीज ये होती है, और इसको छोड़ के चलते हैं।
भाई इसको छोड़ना, समझ लीजिए दिल्ली पुलिस में अब कोई सी भी एक सब्जेक्ट को लूज पकड़ा, इसलिए तो दिल्ली पुलिस को क्यों लोग मुश्किल मानते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी लूज छोड़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होना, और चारों पे कमांड होना यह कला है। चारों पे कमांड बहुत ही कम बच्चे बना पाते हैं, इसलिए तो आसानी से सेलेक्ट भी हो पाते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैथ्स को इतना जरूर रखना, चाहे आपका कितना भी कमजोर है, पर भाई कमजोर वालों के लिए कह रहा हूं कि 12-13 क्वेश्चन आपके हो जाएं हर हाल में, इतना जरूर रखना। और इतने हर किसी को करने लायक आते हैं इसमें, बस 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो 12-13 क्वेश्चन हर बच्चा कर सके, ऐसा ही मैथ पूछा जाता है। ठीक है, बस ये थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं जीएस की मेरे भाई। जीएस के 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस में से आप ये कहो कि सर मैं 40 कर आऊंगा, भाई एसएससी की जीएस है, इतनी आसानी से नहीं होती। वो बात अलग है कि नवीन सर से पिछली बार 3 बजे का प्रैक्टिस सेट पढ़े बच्चे और वो 38-40 भी करके आए, वो बात अलग है। तभी तो 89-90 उनका स्कोर बना, इसलिए बना। पर 89-90 पर रैंक 1 आती है, और विद नॉर्मलाइजेशन सोचो, हालांकि उनको 1-2 का ही मिला था, नहीं तो वो तो 90 पे 1 रैंक आ जाती है इसके अंदर। तो फिर बच्चे के नंबर कहां कम हो रहे हैं, बाकी जगह तो हो ही नहीं रहे, तो इसमें ही तो हो रहे हैं। जब रैंक 1 वाला भी 40 क्वेश्चन ही कर पाता है मैक्सिमम, तो फिर वो तो विरला ही होता है ना। रैंक 1 तो भैया किसी की एक की आ सकती है 33 लाख में से। तो फिर इसमें एक अच्छा स्कोर क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि 30 क्वेश्चन एक अच्छा स्कोर दिल्ली पुलिस के अंदर जीएस में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह की आप अपनी तैयारी रखें। जीएस के लिए अगर आप नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे भाई पहले आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे तो किसी टीचर की मदद से या कोई अच्छी बुक, इनसे एक बार पढ़ लें। बुक हो सकता है आपका इंटरेस्ट पैदा ना कर पाए, लेकिन टीचर आपको इंटरेस्ट पैदा कर देगा आपके सब्जेक्ट में। पॉलिटी, हिस्ट्री, और भाई देखो साइंस भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, वैसे तो स्टैटिक भी होता है, पर ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पढ़नी तो पड़ेंगी, तभी ये जीएस बन पाती है। क्योंकि अगर आप 30+ की उम्मीद करते हो तो इन सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपने आप को तैयार करें, जो वेटेज है उसके हिसाब से, और जो चीजें मैंने बताई कि इतने मार्क्स की आपको करनी पड़ेंगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि पुराने बच्चों को क्या सलाह है। मैं पुराने बच्चों को एक सलाह दूंगा मेरे भाई, आप तैयारी अपनी ऑलरेडी कर चुके होंगे, आप अपने आप को यह भी मान चुके होंगे कि हम तो होशियार हैं बाकियों से, तो फिर आप होशियार बने रहो। इसके लिए इस गलत फहमी में कभी मत रहना। आप अपने आप को, मैं ये कहता हूं कि भाई एक मॉक टेस्ट हर वीक में जरूर जरूर लगाना, ये आपके घमंड को बहुत नहीं बढ़ने देगा। जो आपको होशियार वाला है ना, वो नहीं बढ़ने देगा। 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, 1.5 घंटा ही। मेरे कहने से आज इस रूल को फॉलो करना कि बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाया, 100 नंबर का मॉक टेस्ट है, नंबर आगे 70 आगे 65 आगे, और बस दैट्स इट। अब अगले हफ्ते देंगे, गुरुजी ने एक को कही, बस अगले हफ्ते दे लेंगे। पर ये सबसे बड़ी गलती है। आपको बस इसका एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन की इतनी सुविधा होने के बावजूद भी, ऑफलाइन के पेपर में भी लोग करते थे, पर वहां उत्तर माला मिला मिला के अपने चेक करते थे। यहां तो तुरंत 1 सेकंड में सबमिट करते रिजल्ट आ जाता है आपका। रिजल्ट आने के बाद आप ये चेक करो कि मेरी गलतियां किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी हुई हैं। आपने देखा कि भाई मेरे जीएस में 28 क्वेश्चन सही है, मेरे मैथ्स में 13 क्वेश्चन सही है, मेरे रीजनिंग में 24 सही है, तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और होती है। सेलेक्ट होने वाले हर बच्चे में होती है कि 24 ही क्यों सही है, मैं तो 25 मान रहा था, एक गलत कौन सा हुआ। इसको देखने की जो तत्परता है ना, हर सेलेक्टेड स्टूडेंट में मिलेगी आपको, या जिसका नंबर आने वाला होगा। यार ये देखिए, चाहे जीएस में ना रहे हो, क्योंकि ये मेरी समझ में ही नहीं आया था, लेकिन मैथ रीजनिंग आपके अच्छे हैं, या जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनमें हमेशा एक क्यूरियोसिटी आपको मिलेगी कि मेरा ये गलत हुआ, मैं देखूं तो सही, भाई इसमें मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो इसको सही मान रहा था। तो वो जो आग है, वो भूख है, वो सिलेक्शन दिलाती है। और उसको देखो कि ये गलत क्यों हुआ। इस चैप्टर पे मुझे बहुत भरोसा था, फिर भी गलत हो गया,
ये आगे ऐसी ना हो गलती, ऐसा मैंने क्या सोचा था। फिर ये देखो कि यार ये ऐसे इसको ऐसे इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल सही है यार, ये बड़ी सिल्ली मिस्टेक है, लेकिन मैंने क्या सोचा था, आपको याद आ जाएगा अगर आप तुरंत एनालिसिस कर रहे हो। जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात चली थी, इस वजह से मेरा ये लग गया, ये गलती है। पर मैं इसको आगे नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मेरे दिमाग में एक बात आएगी, मैं इसको ऐसे भी सोच जाता हूं, अब वो मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो ये एक सिलेक्शन कराने का तरीका है मेरे भाई। इस तरह से आपको सोचना चाहिए अपने उन क्वेश्चंस को। तो मॉक टेस्ट, एनालिसिस, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर जीके का फिर भी ना, पर लेकिन मैथ रीजनिंग का बहुत गहराई से होना चाहिए। ठीक है, और जीएस में भी जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, जो कुछ देख के ऐसा लगेगा कि 28 क्वेश्चन किए, ये 5-7 क्वेश्चन तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे, पर ये 10-15 क्वेश्चन तो मुझे याद होने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो ये मुझे याद क्यों नहीं है। इसमें कौन से सब्जेक्ट में, पॉलिटी में ज्यादा गलती कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री में ज्यादा गलती कर जाता हूं, मैं पॉलिटी में अगर गलती कर रहा हूं तो मैं इस पार्ट में गलती करता हूं, क्यों ना मैं एक बार और इसको किसी और बुक से भी अच्छे से पढ़ लेता हूं। ये तरीके होते हैं अपने जीएस को सुधारने के, है ना। और एक बार पढ़ के आप भूल जाते हैं जीएस को, अगले पेज को पढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं। ये कमी है कि आप पिछले वाले को 5-6 बार आपने रिवाइज नहीं किया। जब तक वो 5-6 बार रिवाइज नहीं होगा, आपका परमानेंट नहीं होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, बाकी करना आपको, ये मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं करा सकता, ना मैं आपके घर देखने आ सकता हूं। पर भैया आप इन वीडियो को सुनोगे तो मुझे लगता है कि आप में थोड़ी सी एक आग लगेगी, आप कहोगे कि हाँ मेरे ये लैकिंग है, मैं अब इसको जो गुरुजी ने सलाह दी है, मैं इसको ऐसे जो है अपना पूर्ति कर लूंगा, क्योंकि मेरी यही कमी थी और इस पे मुझे पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो वो वाली चीजों को ढूंढने के लिए वीडियो देखा करो, है ना। तैयारी अब शुरू करें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको एक हमेशा कहता हूं भाई, जब भी आप कोई वीडियो देखो ना, उस वीडियो के बाद ये सोचो कि आज मैंने इससे क्या सीखा। चाहे वो सलाह वाली वीडियो है तो मैं किस चीज को अपने काम में लेके आऊंगा, इनमें से जो मेरे से शब्द बोले मुझे अच्छे तो लगे, लेकिन अच्छे लग के आप यूं ही भूल जाओगे तो आपने समय बर्बाद किया इस वीडियो को देखने में। आप देखिए कि मेरे लिए क्या सलाह थी सबसे बेस्ट, मैं उस पर काम करूं, है ना। तो मेरे भाई तैयारी अब शुरू करें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा मेरे। देखिए मैं आपसे बोलता हूं हमेशा कि दिल्ली पुलिस को अगर कोई परफेक्ट व्यक्ति, कोई ये है कि बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा, एक अच्छा स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, एबव एवरेज स्टूडेंट रहा है, तो 6 महीने अगर तैयारी ढंग से कर ले तो दिल्ली पुलिस आराम से निकाल देगा। 6 महीने अगर ढंग से कर ले, और चूंकि जून चल रहा है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, 6 महीने अब आपके बचे हुए हैं, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। चलिए बच्चे, तो यही एक वीडियो थी जो आपको सलाह देने के लिए थी, स्पेशली जो आपके। और एक बात और कहूंगा कि अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो भाई प्रैक्टिस सेट्स भी लगा लिया करें। हालांकि आपके अंदर बहुत सारे डाइसी ये भी चल रहे होंगे, सर यूपी पुलिस की भी आ रही है, एसआई की भी आ रही है, मैं उनकी तैयारी करूं, इसकी करूं। अगर आप शुरू से इसकी कर रहे हैं तो इसकी ही करते रहें, मेरी आपको सलाह है। अगर आपको अब तक ये उम्मीद थी कि मैं दिल्ली पुलिस निकाल लूंगा, तो फिर उस उम्मीद को बदलने ना दे। और अगर आपको ये थी कि नहीं मेरे को डाउट है सर, या मेरे नंबर ही 40, 45, 50 चल रहे हैं और बहुत प्रयास कर लिए नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई स्विच कर जाओ, फिर कर जाना स्विच, फिर वो ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा कि जब तक वो वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप इससे पढ़ाई करते रहो, कम से कम पढ़ाई तो जारी रहेगी। ठीक है, तो ये एक सलाह है आपको। इन प्रैक्टिस सेट्स को जो भी टीचर्स हैं, आपने अगर उनसे पढ़ना शुरू कर दिया, आप कायल हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, क्योंकि टीचर्स को वही रखा गया जो काबिल हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी ढंग से करा सकते हैं आपको। तो ये प्रैक्टिस सेट्स 5 मई से स्टार्ट किए हुए हैं, आपकी मर्जी है। तो ये कांस्टेबल, एचसीएम सबके लिए आप देख सकते हैं इनको। वीकली टेस्ट हर संडे सुबह 6 बजे इस फोल्डर में, रोजगार विदंकित के इस फोल्डर में आपको मिल जाता है। हर संडे जरूर जरूर दिया करो, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो। अगर नहीं हुई है तो पहले तैयारी कंप्लीट कर लें, फिर मॉक टेस्ट दे लेना। ठीक है, कंप्लीट का मतलब अगर आपकी तैयारी 60% हो गई है तो आपको मॉक टेस्ट की तरफ आ जाना चाहिए। फिर अपने सुधारात्मक जो चीजें हैं उनको अपनाते रहो और करते रहो सुधार, और चीजें हो जाएंगी। आप कहो सर बुक्स, तो बुक्स ये ऑलरेडी
मार्केट में है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो इसी भर्ती को ध्यान में रख करके, चाहे वो ड्राइवर की बुक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तीनों चारों कंप्यूटर वगैरह की सबकी मिला के ये बुक्स है। प्रीवियस ईयर भी अगर करना चाहो तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी है। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए हमने बनाया हुआ है पूरा। तो जो आपको बुक चाहिए वो सिंगल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बैच है तो भाई ये यकीन बैच ऑलरेडी अब कंप्लीट होने वाला ही है, जस्ट इसमें कुछ ही क्लासेस बच रही हैं। कोई कहे कि नया बैच आएगा यकीन बैच 2.0, तो हाँ बिल्कुल आएगा, हो सकता है वो जुलाई में आए, ठीक है, या भर्ती आने पे आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।